Hello everyone. Today we are going to discuss respiratory failure. Dear students, आज हम हाज़िर हुए हैं न्यू लेक्चर के साथ, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि रेस्पिरेटरी फेलियर जो है वो क्या होता है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने स्प्यूटम को डिस्कस किया था और उससे पिछले लेक्चर के अंदर हमने कफ को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी फेलियर क्या होता है। और डियर स्टूडेंट्स, रेस्पिरेटरी फेलियर जब नॉर्मल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आर्टेरियल ब्लड के अंदर लॉन्गर टाइम के लिए मेंटेन ना हो तो इसको रेस्पिरेटरी फेलियर कहते हैं और इस कंडीशन को रेस्पिरेटरी फेलियर कंडीशन कहा जाता है। When the normal pressure of oxygen and carbon dioxide in arterial blood are no longer maintained. So the condition is called respiratory failure. जब इंसान की बॉडी के अंदर यानी कि आर्टेरियल ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आर्टेरियल ब्लड के अंदर मेंटेन्ड न होना, इसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी फेलियर। अब हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। Now we discuss it respiratory failure for practical purpose. How to finding respiratory failure. तो respiratory failure के अंदर जब partial pressure of oxygen less than होता है 60 mmHg और partial pressure of carbon dioxide होता है more than 50 mmHg, तो इसको क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी फेलियर। अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी फेलियर के काजेस पर कि इसके अहम असबाब क्या हैं जिनकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर होता है। डियर स्टूडेंट, काजेस में पेशेंट को सेवियर ब्रोंकियल एस्थमा हो सकता है, इससे रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। और ये जो रेस्पिरेटरी फेलियर है जब टाइप 2 के साथ होता है तो इट में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है, ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी हो सकती है। दूसरे नंबर पर अक्यूट COPD हो सकता है। COPD स्टैंड फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसको हम फर्दर आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये कौन सी डिसीज़ होती है। नंबर 3, रेस्पिरेटरी फेलियर नमूनिया की वजह से हो सकता है, ये भी उसका एक अहम काज है। नंबर 4, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर से भी हो सकता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर भी कैन काज कर सकता है रेस्पिरेटरी फेलियर का। इसके साथ पल्मोनरी एडीमा जो है ये भी रेस्पिरेटरी फेलियर का सबब बन सकता है। और
पल्मोनरी एम्बोलिज्म ये भी रेस्पिरेटरी फेलियर का सबब बन सकता है। अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है ये भी रेस्पिरेटरी फेलियर का सबब बन सकता है। इसके अलावा न्यूमोथोरैक्स जो है ये भी रेस्पिरेटरी फेलियर का सबब बन सकता है। और इंटरस्टिशियल लंग्स डिसीजेज जो हैं ये भी रेस्पिरेटरी फेलियर का सबब बन सकती हैं। इस पेशेंट में जब हम एबीजी करते हैं यानी कि आर्टेरियल ब्लड गैसेस, जब ये हम देखते हैं तो इस पेशेंट के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो होता है वेरी लो, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो होता है नॉर्मल या लो लेवल पर होता है। इस पेशेंट की पीएच जो है वो भी नॉर्मल या लो हो सकती है, और HCO3 जो है ये इस पेशेंट की नॉर्मल होती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट कि इसका इलाज क्या है। डिसीज को ये अंडरलाइन काज होता है कि बीमारी का सबब क्या है। मसलन पेशेंट को अगर नमूनिया की वजह से हो रहा है तो उसका नमूनिया का ट्रीटमेंट होगा। अगर पेशेंट को पल्मोनरी एडीमा है तो फिर इलाज पेशेंट के पल्मोनरी एडीमा का करेंगे, तो तब जाके रेस्पिरेटरी फेलियर जो है वो बैलेंस्ड होगा। या पेशेंट को इसके साथ हो सकता है अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अगर ये है, काज ये कर रहा है रेस्पिरेटरी फेलियर का, तो इसको ट्रीट करेंगे तो तब जाके रेस्पिरेटरी फेलियर जो है वो मेंटेन होगा। अच्छा, इन पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन जो है वो हाई कंसंट्रेशन के अंदर दी जाती है। जिन पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है यानी कि ग्रेटर देन 35% ऑक्सीजन जो है इनको दी जाती है बाय द नेजल या ओरोनेजल मास्क। अच्छा, सम पेशेंट के अंदर ट्रैकियल इंट्यूबेशन की ज़रूरत भी पड़ती है। और इसके साथ साथ मैकेनिकल वेंटिलेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है।